हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है या ये चैप्टर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है या इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पे चर्चा किया हुआ है। तो एक बार ज़रूर जाएं और उस वीडियो को देखें, उसके बाद में यहाँ से आप देखना स्टार्ट करें। ठीक है, और अगर आपने उसे देख लिया है तो आप हमारे साथ बने रहें। तो आइए देखते हैं। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चौथा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पांचवा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाना हम सिखाएंगे आपको कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और उसके डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, ठीक है ना। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो क्लास 12th में इसी इलेक्ट्रिक फोर्स को कूलॉम्बियन फोर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कूलॉम्स लॉ आप भी समझ लो कि कूलॉम्स लॉ में कूलॉम ने क्या कहा था। ठीक है, वैसे कूलॉम्स लॉ शायद आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फोर्स समझाना है और इलेक्ट्रिक फोर्स को समझाने के लिए हमें कूलॉम्स लॉ भी समझाना जरूरी होगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको समझा दूँ कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। हम जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब दोनों चार्जेस लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं। ठीक है, जब दोनों चार्जेस सेम टाइप के होंगे तो उन्हें लाइक चार्ज बोलते हैं और लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, और अगर अनलाइक चार्जेज होंगे तो कह सकते हो कि दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस जब होते हैं तो उन्हें हम अनलाइक चार्जेस बोलते हैं और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो कह सकते हो कि अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन हो, दोनों ही कंडीशन फोर्स को दर्शाता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक है, तो देखो कूलॉम्स लॉ में कूलॉम ने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फोर्स को परिभाषित कैसे किया था। इन्होंने दो चार्ज लिया, इन्होंने कहा लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ओके, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 which are separated by a distance r, then an electric force will be act between them। ठीक है, अगर दो चार्जेस हमने लिया, एक चार्ज Q1 है दूसरा चार्ज Q2 है, तो इन चार्जेस को हमने किसी डिस्टेंस r पर सेपरेट कर दिया है, तो हमें पता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, अब वह फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्ज के नेचर पर। अगर चार्जेस लाइक होंगे तो रिपल्सिव और चार्जेस अनलाइक होंगे तो अट्रैक्टिव। ठीक है, तो वह जो फोर्स लगेगा, इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि वह चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो। ऑन कम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, ठीक है, देखिएगा हमें क्या मिलेगा, वी गेट, तो हमें मिलेगा एफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा स्मॉल k। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इस k को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, और इस k की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, जो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलॉम होता है और डिस्टेंस का होगा मीटर, और यहाँ पे स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और फोर्स का क्या हो गया, न्यूटन। तो आर स्क्वायर और Q1 Q2 को दोनों को इस साइड में भेज दो तो मिलेगा K इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, चूंकि इसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन चार्ज का कुलाम, इस चार्ज का भी कुलाम, तो कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स वह फोर्सेस होते हैं जो दो चार्जेस के बीच में लगते हैं। ठीक है, अब इनका नेचर दोनों हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव नेचर के भी हो सकते हैं। नाउ अब चर्चा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों एक चीज ध्यान देना कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का
चारों तरफ का वह रीजन जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लग सकता हो, ठीक है ना, कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जिसमें यदि कोई दूसरा चार्ज आता है तो अट्रैक्शन या रिपल्सन हो, उस एरिया को या कह सकते हो उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जैसे सपोज कर लो कि हमने मैग्नेट लिया हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड को मैं समझाता हूँ आपको, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे आप। सपोज कर लो कि यहाँ पर हमने एक मैग्नेट लिया हुआ है और एक मैग्नेट को, एक दूसरे मैग्नेट को हमने बहुत दूर रखा। जब मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के आऊँगा तो देखिए अभी तो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं होगा जब बहुत दूर होगा तो, लेकिन जैसे ही इसके पास आएगा, इसके क्लोजर आएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पे ऐसे हिलना डुलना शुरू हो जाएगा, यानी कि इस पे अट्रैक्शन या रिपल्सन लगना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। इसका सेंस यह हुआ कि जब यह मैग्नेट इस मैग्नेट के, इस गिवन मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तभी जाके मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी कि जब हमारा पहला मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तभी जाके मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है। सेम कंडीशन चार्जेस के लिए भी होता है। अगर सपोज कर लो कि कोई चार्ज है, कोई क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे है और दूसरा चार्ज जब इससे बहुत दूर होगा तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही जब इसके क्लोजर आएगा तो इस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, लेकिन कब होगा, जब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इट इज द स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी क्रिएटेड और एनी अदर चार्ज। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, सपोज कर लो कि क्यू नॉट चार्ज है जो कि इस चार्ज के, क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बन जाएगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, अगर हम निकालना चाहें फोर्स की वैल्यू इस फार्मूले से तो हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है। जैसे अगर हमारा पहला चार्ज क्यू वन है और दूसरा चार्ज क्यू टू है तो हमने लिखा था के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो अगर इसी के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा जी, के क्यू नॉट। अगर इसके बीच का डिस्टेंस मान लो कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है, तो हम लिख सकते हैं क्या, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्यू वन क्यू टू था तो हमने क्यू वन क्यू टू लिखा था इधर, और यहाँ पर क्यू नॉट है तो हम लिख लिया क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट है, देखना यहाँ पे, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल और हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को ही जब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होता है, ध्यान देना, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज से ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलता है, बाहर की तरफ निकलता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है इस नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंग देखोगे तो ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसे होगा जी, इनवर्ड होगा। यही कारण है कि दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, और दो पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल करेंगे क्यों, क्योंकि दोनों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। ठीक है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो कह सकते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकल रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आ रहा है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। इसीलिए अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, आपने ये कंडीशन समझ लिया होगा। फिर से एक चीज़ और ध्यान देना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसका ओरिएंटेशन होगा। जैसे अगर सपोज करो हम एक डाइपोल लेते हैं, डाइपोल मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेते हैं, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम लोग डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इधर भी वही कंडीशन होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना बच्चों कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, इससे पहले हमें आपको एक चीज़ बता देना चाहिए था कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, मान लो सर्कल है तो इस पर टेंजेंट ऐसे इसके परपेंडिकुलर होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट। वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा कि हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो किसी भी मान लो इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। अगर यहाँ पर फाइंड करना है तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंजेंट के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को। अब मैं बताता हूँ आपको
कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखना जी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे, इस चीज़ को मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज कर लो कि तुम्हारी मर्जी, तुम बोले कि सर मैं तो इसको इंटरसेक्ट करा दूंगा, और मैं बोलता हूँ कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा। कहोगे सर कैसे नहीं करेगा, तो मैं तुम्हें यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा कि अगर सपोज कर लो कि जहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, है ना। एक टेंजेंट पहले वाले कर्व पे और दूसरा टेंजेंट दूसरे वाले कर्व पे। अब खुद से सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका दो डायरेक्शन हो गया, तो क्या एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन में जाना पॉसिबल है? नहीं है ना, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन में हम नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो इसलिए कह सकते हो क्या कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक, एक चीज और देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है कह सकते हो वो पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव को इमर्ज होता है, तो हमने बता ही दिया आपको। वन मोर थिंग, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता। कहोगे सर क्लोज्ड लूप क्या होता है? यहाँ पे तो हमें दिखाई दे रहा कि आपने अभी इधर ऐसे बनाया था तो पॉजिटिव से नेगेटिव दिख गया था क्लोज लूप, लेकिन बेटा ये क्लोज लूप नहीं है। ठीक है, क्लोज लूप देखो किसको कहते हैं, जैसे सपोज कर लो कि हमने एक मैग्नेट ले लिया। ठीक है, इस मैग्नेट में देखोगे तो दो पोल होते हैं, एक हमारा नॉर्थ पोल होगा, दूसरा होता है साउथ पोल। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसका वो नॉर्थ से साउथ पे जाता है, और मैग्नेट के अंदर जो इसका डायरेक्शन होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है, फिर ये नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ, ऐसा कुछ डायरेक्शन होता है इसका। तो यहाँ पर देखोगे कि यह जो है एक क्लोज लूप बना रहा है। कैसे? क्योंकि मैग्नेट के अंदर इसका डायरेक्शन जो है साउथ से नॉर्थ हो जा रहा है और मैग्नेट के बाहर इसका डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ हो जा रहा है। ठीक है, और ये एक कंटिन्यूअस कर्व में आ रहा है, कंटिन्यूअस कर्व में आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, क्लोज लूप बन रहा है। लेकिन अगर इस कंडीशन में देखें तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे तो जाएगा, लेकिन नेगेटिव से फिर पॉजिटिव पे नहीं आएगा। ठीक है ना, तो कह सकते हो कि यहाँ पर एक कंटिन्यूअस कर्व नहीं बन रहा है, कंटिन्यूअस क्लोज लूप नहीं बन रहा है। तो हमने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती। कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाने का सेंस क्या हुआ कि यह क्लोज लूप में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपने इसको भी समझ लिया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, और चार्जेस से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड निकलते हैं और कैसे अट्रैक्शन और रिपल्सन होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चों ध्यान देना कि जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से मूव करके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आता है, ठीक है ना, सपोज कर लो कि मैं इस डायरेक्शन इस डिस्टेंस को लेता हूँ। सपोज कर लो कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऐसे इन्फिनिटी से मूव करके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आया। ठीक है, मान लो ये इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी से मूव करके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आया, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है कि वह चार्ज जिसकी वैल्यू 1 कूलम्ब है। ठीक, और यहाँ पर एक सोर्स चार्ज पहले से अवेलेबल है, तो कह सकते हो कि जब ये चार्ज इन्फिनिटी से मूव करके इस डिस्टेंस r तक आएगा तो कह सकते हो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। ठीक है, तो जो टोटल वर्क डन होगा उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, कह सकते हो क्या कि व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट ए पॉइंट। ठीक है, जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से मूव करके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आता है, देन इट्स टोटल वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने बताया कि जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से मूव करके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आता है तो इसके टोटल वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन आपने तो फार्मूला लिखा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो बेटा हमने बोला यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब वह चार्ज जिसकी वैल्यू 1 कूलम्ब हो, यानी इस चार्ज की वैल्यू जब 1 कूलम्ब हो जाएगी कह सकते हो W/1, यानी कह सकते हो V के बराबर ही हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 कूलम्ब नहीं होगी तो उस कंडीशन में हम लोग इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। मतलब 2 कूलम्ब है तो वर्क डन अपॉन 2 हो जाएगा, अगर 5 कूलम्ब है तो वर्क डन अपॉन 5 हो जाएगा। बात समझ गए? तो इसका SI यूनिट कैसे लिखोगे जी? तो इसका जो SI यूनिट होगा, हम जानते हैं वर्क का SI यूनिट होता है जूल और चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम्ब, तो कह सकते हैं जूल पर कूलम्ब, या इसी को हम कहते हैं वोल्ट। ठीक है, जब 1 जूल वर्क हो ऑन मूविंग 1 कूलम्ब चार्ज तो हम कहेंगे कि 1 वोल्ट पोटेंशियल उस पर अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो पोटेंशियल आपको समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल डिफरेंस देखो क्या होता है, जैसे मान लो जो पोटेंशियल होता है ना बच्चों, पोटेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग पोजीशन पे पोटेंशियल अलग अलग रहता है। ठीक है, अगर हमने किसी चार्ज Q को पॉइंट A पर रखा हुआ है,
या इस क्यू नॉट चार्ज को मान लो हमने पॉइंट ए पर लाया और पॉइंट बी पर लाया, ठीक है, तो देखोगे चार्ज तो सेम है, लेकिन पॉइंट सिर्फ चेंज होने से यानी पोजीशन चेंज होने से इसका पोटेंशियल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पॉइंट ए पर पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए है और पॉइंट बी पर पोटेंशियल वी बी है, तो इस कंडीशन में कह सकते हो इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, और उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं जी, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि व्हेन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है, देन इट्स टोटल वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसके पहले वाले फार्मूले में हमने क्या कहा था कि जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से मूव करके किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक आता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। और यहाँ पर वन पॉइंट टू अनदर जब कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा तो इसका जो टोटल वर्क डन होगा उसको बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि डेल्टा वी इज इक्वल टू, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यानी कि सेम फार्मूला हम चाहें तो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्क डन है सिर्फ ए और बी के बीच का वर्क डन है, और यहाँ पर जो वर्क डन आप देख रहे हैं ये इन्फिनिटी से मूव करके ए तक आने में जो वर्क डन हुआ था वो वर्क डन है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड एक छोटा सा मैं क्वेश्चन कराना चाहूँगा। मैं बताऊँगा आपको कि जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक क्लोज लूप पे मूव करता है तो वहाँ पर टोटल वर्क डन जीरो होगा, ठीक है। टोटल वर्क डन जीरो कैसे होगा, मैं इसे इरेज करूँगा और इरेज करके आपको उस डेरिवेशन को कराता हूँ। अभी जस्ट हमने आपको एक चीज बताया कि व्हेन अ चार्ज मूव्स इन अ क्लोज्ड लूप देन इट हैज नो वर्क, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है, नो वर्क डन, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन जीरो होता है। कैसे होता है इस चीज़ को देखो हम प्रूव करते हैं। सपोज कर लो कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो पॉइंट ए से मूव करके बी तक जाता है जी, ठीक है ना। ए से मूव कर कहाँ गया, बी तक गया, और फिर बी से मूव करके सपोज कर लो कि ए तक आ जाता है। हम जानते हैं कि जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज ए से बी तक मूव करके जाएगा तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा इसको हमने डब्ल्यू ए बी कह दिया, और यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब बी से मूव करके ए तक आएगा इसको हमने डब्ल्यू बी ए कह दिया, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल वी ए हमने मान लिया, चलो, और इस पोटेंशियल को हमने मान लिया वी बी मान लिया, ठीक है। तो कह सकते हो क्या, व्हेन द चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। जब चार्ज ए से बी मूव करेगा तो कह सकते हो कि ए पर जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा, और माइनस वी पे जाने पर पोटेंशियल क्या हो गया, वी बी हो गया, और यहाँ पे जो वर्क डन हुआ उसको हमने कहा डब्ल्यू ए बी अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। आपने यही तो पढ़ा है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन ए बी होता है। तो डेल्टा वी का मतलब क्या है, डेल्टा वी मतलब क्या है कि दोनों पोटेंशियल में जो चेंजिंग आई है वो चेंजिंग हमने लिखा है, ठीक है। ये हमारा मिल गया पहला इक्वेशन। एंड व्हेन द चार्ज मूव्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। जब चार्ज बी से ए मूव करेगा तो देखो फिर क्या होगा, जब चार्ज बी से ए पे मूव करेगा तो कह सकते हैं यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जिसको हमने वी डेल्टा वी डैश से हमने रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पर देखो एक वैल्यू है हमारा वी बी और एक वैल्यू क्या है वी ए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वी वी से वी ए को माइनस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो कह सकते हो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू में मिल जाएगा वर्क डन यानी वी बी ए अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तब हमें टोटल वर्क डन निकालना है जी। तो टोटल वर्क डन फाइंड करते हैं यहाँ पे ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, तो देखिएगा हमें मिलेगा क्या, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ पे लिखा वी ए माइनस वी बी प्लस इधर देखो क्या है वी बी माइनस वी ए, तो अब देखना वी ए से वी ए कैंसिल हो गया और वी बी से वी बी कट गया। तो यहाँ पे मिला हमें डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मिल गया डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी ए
बराबर क्या मिला जी, इस क्यू नॉट को इधर भेज दो, आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो नेट वर्क डन कितना आ गया बच्चों, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू मिल जाएगा 0। तो हमने यही भी बताया तुम्हें कि जब भी कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर किसी क्लोज लूप में मूव करेगा तो वहाँ पे टोटल वर्क डन 0 होता है। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर। तो देखो लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट देखो क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि अगर हमें मूव करना हो तो हमें मूव करने के लिए किसी पाथ की जरूरत पड़ती है, किसी रास्ते की जरूरत पड़ती है, तभी हम मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे ही जो चार्जेस मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस को भी मूव करने के लिए किसी पाथ की जरूरत पड़ती है, यानी किसी रास्ते की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज अ क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन मूव इजीली। ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा तुम्हारा दो तरह का होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का होता है, एक होगा आपका ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, और दूसरा होता है क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, अब पहला देखते हो ओपन सर्किट क्या है। सपोज कर लो कि यहाँ पर हमने, अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट तो पहले समझते हैं कि इसमें एक रेजिस्टेंस लगा होगा, दूसरा होगा स्विच, और तीसरा होता है हमारा बैटरी या कह सकते हो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो फिगर बनाते हैं, एक हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा अपने अगले वीडियो में, जब मैं ओम्स लॉ बताऊंगा तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ये रहा हमारा बैटरी, यहाँ पे हमने बैटरी बना लिया, बैटरी का पोटेंशियल हमने V मान लिया। ये हमारा एक दूसरा सर्किट हमने बनाया, ये बैटरी है, इधर है स्विच। ठीक है, देखो एक होता ओपन स्विच, ओपन सर्किट, सॉरी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट देखो क्या होगा, जब स्विच ऑफ होगा, जब इस सर्किट का स्विच ऑफ होगा तो उसे हम बोलेंगे ओपन सर्किट। ठीक है, यहाँ पे स्विच क्या है जी, ऑफ है। और जब स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन होगा तो क्या कहलाएगा, ये क्लोज्ड सर्किट कहलाएगा, इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। स्विच ऑन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसे डॉट लगा देंगे, जब डॉट लगाएंगे मतलब स्विच ऑन हो गया है। स्विच ऑन होगा तो ये रजिस्टर वर्क करना शुरू कर देगा, यानी अगर बल्ब है तो ग्लो करना शुरू कर देगा। जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पे जब स्विच ऑन होगा तो वहाँ पर जो सर्किट होगा कंप्लीट सर्किट कहलाएगा क्लोज सर्किट, और जब स्विच ऑफ होगा तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट। ठीक है, तो यकीनन आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इस सब टॉपिक को समझते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो भी टॉपिक्स जो भी हमने आपको पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना यार, क्योंकि इतनी रात को मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ इतने हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद भी। तो आप हमें भी सपोर्ट करें, हमारा भी हौसला बढ़ाएं, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला और बढ़ता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो भी मतलब ज़रूरतमंद हो इस लेक्चर के, उन्हें इसका लाभ मिल सके। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तो जय हिंद दोस्तों।